समाज भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज की परिचर्चा का विषय है समकालीन हिंदी कविता के बदलते परिदृश्य। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे समकालीन कविता की विशेषताओं की, प्रवृत्तियों की, उनकी कथन शैली की बात होगी और खास करके इसकी प्रासंगिकता की बात होगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर रजनीश कुमार यादव हमारे बीच जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आए हैं, जो राजेंद्र कॉलेज छपरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इनकी एक किताबें भी आई हैं, निरंतर आलेख लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनके बाद समकालीन हिंदी कविता के बड़े नाम, लोकप्रिय कवि, चर्चित कवि डॉक्टर राकेश रंजन जी हमारे बीच हैं। इनकी कई किताबें आई हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है 5 किताबें आपकी आई हैं। कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके बाद डॉक्टर अरुण कुमार, जो हमारे बीच पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से आए हैं, पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, संपादक हैं, आलोचक हैं। जहां तक हम जानते हैं या सभी जानते हैं कि हिंदी कविता साहित्य की सबसे प्राचीनतम विधा है, या यूं कहें कि जब से कविता लिखी जा रही है तभी से साहित्य है। आप भारतेंदु युग को देखें, द्विवेदी युग को देखें, सबने कविताओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। समकालीन दौर में भी ये कोशिश जारी है। चलिए, इस संदर्भ में सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर रजनीश जी से ही पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, आप समकालीन हिंदी कविता के विकास क्रम और इसके बदलते स्वरूप को कैसे देखते हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। अविनाश जी, जो आज का विषय है, इस विषय को मैं 3 भागों में देखता हूँ। इसमें समकालीन हिंदी कविता और बदलते हुए परिदृश्य। जब हम हिंदी कविता का इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो छोटे छोटे खंड हैं, हर कालखंड में कविता का परिदृश्य या फिर स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। कई जगह पर कविता के केंद्र में व्यक्ति है, कई जगह पे समाज है। विषय वस्तु के हिसाब से, कथ्य के दृष्टिकोण से और शिल्प के दृष्टिकोण से देखें तो कविता छंदयुक्त और छंदमुक्त दोनों तरीके से लिखी जाती रही है। जब हम समकालीन हिंदी कविता के विकास क्रम को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि समकालीन का निर्धारण कहाँ से करें। अगर मैं अपने ही विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय में CBCS लागू है, तो पाठ्यक्रम में एक दिन देख रहा था तो समकालीन हिंदी कविता में अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती जैसे कवियों का नाम उसमें दिया गया था। तो समकालीन हिंदी कविता का एक छोर तो हम अज्ञेय से लेकर आगे बढ़ाते हुए, बगल में हमारे समकालीन कवि राकेश रंजन सर हैं, होते हुए आज जो कवि लिख रहे हैं, इनकी हम एक छोर को देख सकते हैं। दूसरा छोर अगर हम देखें तो जिस कविता, नई कविता के बाद जो कविता लिखी जा रही है, उसको भी हम समकालीन कविता के दौर में रख सकते हैं। तो ज्यादातर ये कोशिश की गई है समकालीन हिंदी कविता के समय सीमा को निर्धारित करते हुए कि सन 1960 के बाद हमारे देश में काफी बदलाव हुए। धीरे धीरे 21वीं सदी में आकर भी समकालीन हिंदी कविता अपने परिवेश, अपने समय और समाज को बहुत अच्छे तरीके से चित्रित करने का प्रयास करती है। और हम एक बहुत ही भीषण त्रासदी से गुजरे कोरोना काल की तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ। उसके बाद बहुत सारे कवि उभर कर सामने आए और उन्होंने समकालीन हिंदी कविता में अपना विशेष योगदान दिया है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो इसको हम 4 पीढ़ियों में देख सकते हैं। जो पहली पीढ़ी है वो धूमिल, गोरख पांडे, मंगलेश डबराल, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, लीलाधर जुगुड़ी, इन लोगों का नाम लिया जा सकता है। धूमिल
की बहुत सारी कविताएं, जैसे नक्सलबाड़ी पर उन्होंने कविता लिखी, इसके बाद मोचीराम नाम से कविता लिखी, संसद और से सड़क तक, रोटी और संसद, तमाम की इनकी कविताएं हैं। और इन कविताओं में एक तीखा स्वर है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा जो समकालीन कवि हैं इनमें राजनीतिक चेतना बहुत गहरी है, लेकिन थोड़ी सी नरमी बढ़ती है। जैसे कि हाँ, दूसरी पीढ़ी है, जैसे कि मैं राजेश जोशी का नाम ले सकता हूँ, या फिर अरुण कमल, यहीं के आलोक धनवा का नाम लिया जा सकता है। और जो तीसरी पीढ़ी है उसमें कुमार अंबुज, एकांत श्रीवास्तव। और समकालीन हिंदी कविता की एक बहुत अच्छी बात ये रही कि इस कालखंड में जितनी स्त्री कवित्रियां आई शायद पूरे हिंदी साहित्य में आई होंगी, तो एक नई एक तरीके से इसमें चीज आई। तो अनामिका, कात्यायनी का नाम लिया जा सकता है। और जो चौथी पीढ़ी मैं देखता हूँ उसमें हमारे जो समकालीन है, जो पिछले 8-10-15 साल से जो कविता लेखन में है, तो हम देखते हैं कि 1960 से कविता चलते हुए आज जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें काफी इसका परिदृश्य बदलता हुआ नजर आया है। कहीं स्वर बहुत तीखे हैं, कहीं स्वर बहुत नरम है, और कई जगहों पे कविता जो है अपने समय समाज को बहुत ही साधारण भाषा में चित्रित करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से हम इसके विकास क्रम को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीश जी। इनके बाद मेरा सवाल समकालीन कवि राकेश रंजन जी से ही है। इनसे यह जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि खुद भी समकालीन कवि के रूप में अपनी पहचान पाते हैं। मैं आदरणीय से यह जानना चाहूंगा कि ये आरोप है, मैं तो यही मानूंगा, आप इसे स्पष्ट करेंगे। सभी कहते हैं कि कविता अपनी परंपरा से कट रही है, अगर इस बात में कितनी सत्यता है हमारे दर्शकों को बताएं। समकालीन हिंदी कविता काफी हद तक अपनी परंपरा से कट गई है। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण लेख का उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा। आप सब जानते होंगे टी.एस. इलियट का लेख है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा। उसमें मूल रूप से इलियट ने दो बातें कही। पहली बात यह कि नया कवि कौन है। तो लिखा है कि कोई कवि अगर नई उम्र का है या युवा है, केवल इतने से ही वह नया नहीं हो जाता है, बल्कि नया कवि वह है जिसकी रचनाशीलता में कोई नया मूल्य, कोई नई प्रवृत्ति, समय का कोई नया सच उभरता हुआ दिखाई देता है। और अनिवार्य रूप से उस नए कवि की जो जड़ें हैं वो परंपरा में होनी चाहिए। यानी एक नए कवि में वैचारिक नवोन्मेष और परंपरा की गहरी समझ दोनों होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि कोई भी नई काव्य धारा अपनी मुख्य धार से कटे हुए लैगून की तरह नहीं होती। और लिखा है कि नया से नया बच्चा भी अपनी मां के गर्भ से ही पैदा होता है। और कहा है कि नया कवि वह है जिसमें परंपरा की प्रतिध्वनियां सुनाई देती। उन्होंने इकोज ऑफ ट्रेडिशन की बात कही। और बहुत मार्के की बात लिखी है कि बड़ा कवि वह है जिसकी कविता में परंपरा की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। और ये प्रतिध्वनियां जितनी ज्यादा सुनाई देती हैं, वह कविता उतनी बड़ी होती है, वह कवि उतना बड़ा होता है। और हिंदी में इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण तुलसीदास। जब आप कबीर को पढ़ेंगे तो उनकी कविताओं में आपको संत कवियों की कविताओं में आपको सिद्ध कवियों की प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी, नाथ कवियों की प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी। जब निराला को पढ़ेंगे तो आपको कबीर की प्रतिध्वनियां, तुलसी की प्रतिध्वनियां और रीतिकालीन कवियों की प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी। आप रविन्द्रनाथ को पढ़िए, यानी सरहपा से लेकर कबीर से लेकर
और जितने भी परंपरा में बड़े कवि हुए, कालिदास वगैरह की प्रतिध्वनियां आपको सुनाई देंगी। ये प्रतिध्वनियां भाषा, शब्द, कथ्य, वैचारिकता, सैद्धांत की, इन सब रूपों में सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं आपको स्पष्टता। दिक्कत यह है कि जो नई पीढ़ी है वो अपनी परंपरा के पास नहीं जाती। बहुत सारे विमर्श वह जानती है, बहुत सारे विदेशी चित्रकारों को, फिल्मकारों को, विचारकों को वह जानती है, नई से नई बात वह जानती है, पर वह प्रेमचंद को नहीं पढ़ती। नई पीढ़ी कबीर, सूर, तुलसी को नहीं पढ़ती। आप उनसे बात कीजिए, बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं या जो रचनाकार हैं, वहां जो कर रहे हैं काम, तो वो दुनिया भर के लेखकों की बात करते हैं, पर अपनी भाषा की जमीन को जरखेज बनाने वाले, अपने खून पसीने से उस जमीन को सींचने वाले जो बड़े कवि हैं, उनको यह नई पीढ़ी या तो नहीं जानती है या कम जानती है। तो अपनी परंपरा को प्रायः यह पीढ़ी खोती जा रही है। एकदम खो चुकी है सो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अपवाद स्वरूप आज भी नई से नई पीढ़ी में भी ऐसे रचनाकार हैं। रजनीश जी ने अभी कई महत्वपूर्ण नए कवियों के नाम लिए, और यह बहुत मार्के की बात कही कि नवीनतम पीढ़ी में जो लड़कियां कविताएं लिख रही हैं, जो महिलाएं लिख रही हैं, वो तो कभी ऐसा संभव नहीं हुआ 1000 वर्षों के इतिहास में कि एक साथ इतनी कवयित्रियां इतनी अच्छी कविताएं लिख रही हैं। तो अपवाद स्वरूप ही कुछ कवि हैं जो अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, और किसी न किसी रूप में परंपरा से उनकी कविता जुड़ती है। लेकिन प्रायः आज समकालीन कविता जो जिस रूप में उपलब्ध है, उसको देखकर यही लगता है कि उसका अधिकांश हिंदी कविता की मुख्य धारा से कटे हुए लैगून की तरह है। और मुझको आशंका है कि हो सकता है कि 100 साल बाद इस कविता का मूल्यांकन किया जाए तो उसे हिंदी में एलियन पोएट्री के रूप में याद किया जाए। नई पीढ़ी में अध्यवसाय की घनघोर कमी है। हम अपने लेखकों को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। हम अपने पूर्वज कवियों को नहीं पढ़ते, ये विडंबना है। और चूंकि नहीं पढ़ते तो उनकी प्रतिध्वनियां हमारी कविताओं में नहीं आती। मुझको तो यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी के जितने रचनाकार हैं वो अपनी अलग जमीन तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अपने परंपरागत कवियों को या उनकी कविताओं को पढ़ना उचित भी नहीं समझ रहे हैं। इनके बाद मेरा सवाल डॉक्टर अरुण कुमार जी से होगा। जैसा रजनीश जी ने बताया कि समकालीन का अर्थ रबड़ की भांति है, जितना आप खींचे, जहां तक ले जाएं वहां तक इसका अर्थ आप लगा पाएंगे। मैं यही जानना चाहूंगा कि आप समकालीन शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे तथा समकालीन कविता सामाजिक परंपराओं, संस्कृतियों को किस रूप में अभिव्यक्त करती हुई नजर आ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि रजनीश जी ने और राकेश जी ने बताया, समकालीन शब्द अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। जब हम कहते हैं कि कबीर और तुलसी समकालीन है, तो इसका मतलब है कि हम कबीर और तुलसी के समय में जाते हैं और ये देखते हैं कि दोनों एक समय में हुए। लेकिन जब समकालीन को कविता के संदर्भ में हम देखते हैं तो उसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि एक विशेष समय में जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं उनको हम समकालीन कविता कहेंगे। हालांकि बहुत लोगों का इस पर मतभेद है। जैसे कि मैनेजर पांडे ही कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो अभी है वही समकालीन है, जो समकालीन है, जो नया है वही समकालीन है। वो एक समकालीनता को एक अवधारणा के रूप में देखते हैं कि वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उनको कवि किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। वर्तमान समय के जो केंद्रीय विषय है उनको, उनसे अगर कवि मुठभेड़ कर रहा है तो उसको वो मानते हैं कि समकालीन के संदर्भ में उसको लिया जाए।
लेकिन आज जिस समकालीन कविता पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें समय एक विशेष काल खंड की कविताओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के बाद अर्थात 1960 के बाद एक जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके खिलाफ जो जनता के मन में जो एक सवाल थे उन सवालों को अभिव्यक्त करने में समकालीन कविता एक उसको ग्रहण करती है। तो हम लोग मानते हैं कि 1960 के बाद से लेकर आज तक की कविताओं को समकालीन कविता के रूप में देखते हैं हम लोग, क्योंकि वर्तमान हमारा जो ये समय है ये बहुत अधिक तेजी से परिवर्तनशील समय है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि 1960 से 1923 मतलब 40 और 63 साल के कविताओं को समकालीन कविता के अर्थ में हम लोग देखते हैं तो लगता है कि बहुत अधिक समय हो गया। जबकि आप देखिए कि आदि काल कितने साल तक चला, भक्ति काल कितने समय तक चला, रीति काल कितने समय तक चला। तो समकालीन कविता को ये 63-64 सालों की जो ये कविता है ये कोई बहुत साहित्य के लिहाज से बहुत बड़ा कालखंड नहीं है। तो समकालीन कविता को हम लोग ये 1960 के बाद जो प्रयोगवाद के बाद जो एक नई तलाश जो जारी थी तो इसमें समकालीन कविता में हम लोग ये कहते हैं कि जो बिकमिंग है, जो हो रहा है, उसको कविता किस तरह से देखती है उसको हम लोगों ने समकालीन कविता मान लिया। दूसरी बात जो आपने कहा कि समकालीन कविता परंपरा को किस तरह से देखती है और राकेश जी ने भी बताया, तो मेरा ये मानना है कि समकालीन जितने भी कवि हैं, चाहे वो चंद्रकांत देवताले हों, लीलाधर जगूरी हो, अनामिका हो, राकेश रंजन खुद हो, या धूमिल हैं, कुमार अंबुज हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, एकांत श्रीवास्तव हैं, ये जितने भी कवि हैं उनके यहाँ मैं देखता हूँ कि परंपरा को बचाने का एक तरह से वो शोर है, आवाज कि बचाओ बचाओ की मुद्रा में ये लोग हैं। ये इसका कारण मुझे लगता है कि जो उदारीकरण और उदारीकरण के आसपास जो एक नई तरह की जो संस्कृति जो विकसित हुई उसने क्या किया कि तमाम पुरानी मान्यताओं परंपराओं को वो पुराना साबित करने पर तुला है। वैश्वीकरण और पूंजीवाद तो यही कहता है कि सब कुछ तुरंत पुराना हो जाए, सारी चीजें तुरंत पुरानी हो जाए और जो पुरानी हो जाए वो बेकार हो जाए। तो वैश्वीकरण ये मानता है कि सब कुछ नया नया हो ताकि ग्राहक मतलब आपको ग्राहक बनना चाहती है। तो तमाम पुरानी परंपराओं को जो भारतीय जिसने मनुष्यता को परिष्कृत किया उसको भी पुराना साबित कर रही है। तो हमारे कवि जो है उसको बचाना चाह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि बचा लो। देखिए चंद्रकांत देवताले की कविता है कि बचा लो, चाहे जैसे भी उसको बचाना है बचा लो। और इसी तरह से बहुत सारे कवि बताते हैं कि हमारी परंपराएं किस तरह से खत्म हो रही है, उसको बचाना है। एक कवि जो है एक जिद करके बैठा है कि उनको बचाना है। अगर नहीं बचाई गई, इन चीजों को अगर नहीं बचाया गया तो ये जब खत्म हो जाएंगी तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी, संवेदना खत्म हो जाएगी और संवेदना का बचना जरूरी है। तो सब कुछ जैसे धूमिल कहते हैं कि सब कुछ समर्थन में है, विरोध में केवल कविता है। तो इस जो बचाने की मुहिम में कविता खड़ी है। हमारे समकालीन कवि एक तरह से तन कर खड़े हैं तमाम कविताओं के माध्यम से। आपने हमें बताया कि समकालीन का वास्तविक अर्थ क्या है और कविता किस तरीके की होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की कविताएं हो रही हैं, आगे भी होंगी। हमारे पास समय है, एक सवाल और मैं लेना चाहूंगा राकेश रंजन सर से ही। सवाल यही है कि अभी लोग मानते हैं या मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान में जो गद्यात्मक कविताएं लिखी जा रही हैं, जिसे हम छंदमुक्त कविता भी कहते हैं, वो अपेक्षाकृत जो छंदबद्ध रचनाएं हैं जैसे शेरो शायरी, गजल, दोहा, गीत, वो उनकी तुलना में पाठकों को आकर्षित करने में वो नाकाम हो रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें दिक्कत ये है कि आज ऐसा माहौल हिंदी में हो गया है कि सच बात कहना दुश्मनी मोल लेना है। लोग नाराज हो जाते हैं।
आपने जिस समस्या की ओर इशारा किया है उसकी वजह है कि लोगों ने मुक्त छंद की अवधारणा को गलत ढंग से समझा है। निराला ने 1929 में अपनी पुस्तक परिमल की भूमिका में लिखा है कि मुक्त छंद का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसी भूमिका में उन्होंने बाजाप्ता मुक्त छंद की प्रस्तावना की और लिखा है कि मुक्त छंद का अर्थ छंद से मुक्ति नहीं है, छंद की रूढ़ियों से मुक्ति है। यानी किसी छंद में इतने ही चरण होंगे, इतनी ही मात्राएं होंगी, इतनी ही मात्राओं पर यति ग्रति गति के नियम होंगे। इन नियमों को ढीला करने की उन्होंने बात कही, छंद छोड़ने की बात नहीं कही। छंद के नियमों जिनको उन्होंने रूढ़ियां कहा उनको छोड़ने की बात कही। दूसरी बात कि उसी में आगे उन्होंने कहा कि छंद का समर्थक उसका प्रवाह है। इस प्रवाह वाली बात को बाद में लोग भूल गए। आप निराला के मुक्त छंद को पढ़िए, पंत के मुक्त छंद को पढ़िए, बाद में शमशेर ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, यहाँ तक कि प्रयोगवादियों ने, नई कवितावादियों ने जो मुक्त छंद लिखे, हाल तक केदारनाथ सिंह ने जो मुक्त छंद लिखे, कम से कम इनमें संवाद की एक बहुत ही शानदार, सुंदर, आकर्षक लय आपको मिलेगी। तो ये समस्या जो है मेरे ख्याल से शुरू होती है 80 के दशक के कवियों के साथ। इन्होंने निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा। दुनिया में हर अच्छी चीज का दुरुपयोग होता है, राजनीति का भी, धर्म का भी। वैसे ही मुक्त छंद का भी हिंदी में एक प्रकार से दुरुपयोग हुआ। कविता को लोगों ने नितांत गद्य मान लिया, बना दिया। आज मुक्त छंद के नाम पर अधिकांश कविता जो मिलती है वह एक ही स्थान का उत्पाद लगती है। उनमें एक रस्ता, एक रूपता आपको मिलेगी। अच्छे गद्य में भी एक आनंद होता है। आप अच्छे लेखकों के गद्य पढ़िए, वह मजा भी इस कविता में नहीं है। यानी अच्छे गद्य में जो मजा है वह मजा में भी इस कविता में नहीं है। तो मुक्त छंद की गलत समझ की वजह से लोगों ने कविता की उस मूल चीज को छोड़ दी है जो जनता को आकर्षित करती है। समकालीन कविता की भाषा का अधिकांश अपनी जनता के मुहावरों को खो चुका है, अपनी जनता की भाषा को खो चुका है, अपनी परंपरा की प्रतिध्वनियों को खो चुका है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उस जनता को झेलना पड़ा है जिसने अपने सुख दुख और संघर्ष के सबसे बड़े साधन अपनी कविता को प्रायः खो दिया है। दूसरी समस्या ये है कि आज जब हम कविता कहते हैं तो लोगों ने समझ लिया है कि कविता मतलब वह कविता जो गद्य में लिखी जाती है। लोग गजलकारों को शामिल नहीं करते, उसमें गीतकारों को शामिल नहीं करते। और प्रायः ऐसी धारणा बना दी गई है आलोचकों द्वारा, प्रकाशकों द्वारा, संपादकों द्वारा कि मुक्त छंद के रूप में यह जो गद्य काव्य छप रहा है वही कविता है, बाकी कूड़ा है, बाकी में समकालीन जीवन की जटिलता या उसका जो यथार्थ है वो उसका चित्रण, हाँ, उसका की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। तो एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक समय, पुराने समय में जैसे ऐसी धारणा थी कि जो छंद में है वही कविता है, वैसे ही आज यह धारणा बना दी गई है आलोचकों, प्रकाशकों और संपादकों द्वारा कि जो मुक्त छंद में लिखा जा रहा है वही कविता है। तो जिस प्रकार से वह एक रूढ़ी थी वैसे ही यह भी एक रूढ़ी है। और इस रूढ़ी को जितनी जल्दी हिंदी कवि समझ जाए उतनी जल्दी कविता का भी भला होगा और हिंदी भाषा भाषी जनता का भी भला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पढ़ा है कि आग को आग कहना और पानी को पानी कहना कविता नहीं है। सबकी अपनी कहन है, शैली है, बनावट है। एक ही चावल है जिससे हम खीर भी बना लेते हैं और खिचड़ी भी बना लेते हैं, तो बनाने की विधि अलग अलग है। वही बात आपने कहा। इस
परिचर्चा को सफल बनाने का श्रेय आप सबको जाता है। आपकी उपस्थिति की वजह से ही यह परिचर्चा संभव और सार्थक हो सकी है। मैं पुनः दर्शकों से आपका परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, जो जेपी विश्वविद्यालय से हमारे बीच हैं, सारण से आए हैं, छपरा से आए हैं। अभी आप डॉक्टर राकेश रंजन जी को सुन रहे थे, जो बड़े समकालीन कवि हैं, चर्चित कवि हैं और पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, जिन्होंने समकालीन शब्द को बड़े ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। मैं आप तमाम बुद्धिजीवियों का, विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।